लास्ट हमने क्लास में क्या पढ़ा था, वही अपने ऑफलाइन क्लास में, ये फोटोन होता है, उसका मास क्या होता है 0, बट आइंस्टाइन ने इसका मास निकाला, जिसे कहा इसने रिलेटिविस्टिक मास, जिसे लिखा इसने m0/√1 - v²/c²। जब यहाँ पे 0 इसने कह ही दिया था, इसका मास 0 है, और फोटोन की स्पीड कितनी होती है, लाइट की स्पीड के बराबर, तो v²/c² 1 हो गया, तो 1 - 1 0, 0/0। वैसे तो ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है मैथ्स में, लिमिट्स में आप पढ़ते होगे, बट उसने इसे कहा कि ये डेफिनेट फॉर्म है, मतलब m का मास यहाँ से 0 से इन्फिनिटी वेरी करेगा, जिसे हम इक्विवेलेंट मास कह देते हैं। आगे उसकी कैलकुलेशन भी है। इक्विवेलेंट मास में क्या था, E बराबर mc² एक इक्वेशन थी, E बराबर hc/λ एक इक्वेशन थी। इन दोनों से एनर्जी बराबर आ रही, तो mc² बराबर hc/λ किया गया। वहां से हमारी मास की वैल्यू क्या आई, h/c⁻। यही मास को हम क्या कह देते हैं, इक्विवेलेंट मास। मैं बस रिपीट कर रहा हूँ, हमने लास्ट क्या पढ़ा। फिर आया मोमेंटम ऑफ फोटोन। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, P बराबर mv। तो v क्या है, c, एंड m क्या है जो हमने निकाला, hc/λ/c। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला आ गया, h/λ। अब नंबर ऑफ फोटोन्स कितने एमिट हुए, ऐसा सम आता है हमारे पास, तो उसकी टोटल एनर्जी जितनी आ रही है, और एक एनर्जी 1 फोटोन से डिवाइड करो तो नंबर ऑफ फोटोन्स आ जाएंगे, कितने एमिट हुए, मतलब E डिवाइडेड बाई hc/λ। ये आगे हमारे नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड। अब क्वेश्चन आता है इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी बराबर एनर्जी बाई टाइम अपॉन एरिया, ये आपको 11th में भी पढ़ा होगा, मतलब पावर बाई एरिया। फिर सवाल आते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आगे सवाल करेंगे। रहते हैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, n/t। ये n तो नंबर ऑफ फोटोन्स से t से डिवाइड कर दो, मतलब अब इस पूरी इक्वेशन को t से डिवाइड कर दो, E/t अपॉन hc/λ। तो ये आ गया IA hc/λ, मतलब n/t के आ गया, लैम्डा ऊपर चला गया, तो IA λ अपॉन hc, एंड IA क्या हो गया हमारा p λ अपॉन hc। अब उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, रफ पेज ले लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, नीट का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेहद आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फोटोन्स ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ दे रखी है हमें 660 नैनोमीटर, नैनोमीटर mm नहीं है, एमिटेड पर सेकेंड बाय एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ पावर 60 वोट। हमें बताना है कितने फोटोन्स एमिट हो रहे पर सेकेंड। तो अभी फॉर्मूला बताया मैंने आपको, n/t यही होता है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकेंड बराबर p λ अपॉन hc। वैल्यू पुट कर दो, p क्या है 60 वोट, 6 वोट नहीं 60 वोट है, यहाँ पे 60 वोट है, 60 इंटू लैम्डा क्या दे रखा है हमें 660। आपको इसे सारा ऐसे ही में लेके जाना है। तो 1 नैनोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, मीटर होते हैं, 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर में कन्वर्ट हो गया हमारा वेवलेंथ, अपॉन h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34, एंड c की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसे आप सोल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻20 आंसर। ये हमारा ऑप्शन में था, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी नीट का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पावर है हमारे बल्ब की, क्वेश्चन रीड करते हैं। 200 वोट सोडियम स्ट्रीट लैम्प, वैसे ही लिख रखा है, एमिट्स येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ 0.6 माइक्रोमीटर, assuming it to be 25% efficient of converting electrical energy to light, the number of photons per second emit is। मतलब हमें यहाँ पे टोटल पावर दे रखी है 200 वोट, और इन्होंने कह रखा है इसका सिर्फ 25% यूज हो रहा है, सिर्फ इसका 25% यूज हो रहा है। तो इसका 25 क्या होगा, 25 इंटू 200 अपॉन 100, ये क्या आ गया 50 वोट। मतलब इसकी 25% एफिशिएंसी हम यूज कर रहे हैं, मतलब 200 वोट में से 50 वोट ही जा रहा है। अब हमें इसकी वेवलेंथ दे रखी है, जो फोटोन्स एमिट हो रहे हैं, इसकी वेवलेंथ है 0.6 माइक्रोमीटर, मतलब इसे 0.6 इंटू 10⁻⁻6 मीटर से लिख सकता हूँ मैं। माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। अब हमसे वही पूछा, n/t पूछा, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटिंग पर सेकेंड क्या होगा, क्या होता है p λ अपॉन hc। p λ अपॉन hc क्या है, p की पावर हमारी कितनी जा रही है 50 इंटू ये लैम्डा हमने कन्वर्ट कर लिया 0.6 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन h की वैल्यू क्या है 6.626 इंटू 10 पॉइंट है
इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू है 3 इंटू 10⁸ हमने सारा ऐसे में कन्वर्ट कर लिया। काट पीट के n/t की वैल्यू क्या आ जाएगी, काट खुद पीट खुद लेना। n/t की क्या वैल्यू आएगी, एक सेकेंड, n/t की वैल्यू आएगी, मेरे को क्या हो गया, n/t की वैल्यू आएगी 1.5 इंटू 10⁻20। ये ऑप्शन में दिखेगा, आप इसे टिक मार देना। ये रहा। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। एम्स का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, एम्स का। ब्लैक में लिख लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो। एम्स, ए 5% ऑफ एनर्जी इज सप्लाइड टू बल्ब एमिट एज ए विजिबल लाइट, हाउ मेनी क्वांटा, क्वांटा मीन्स फोटोन्स, नो कंफ्यूजन, ऐसे लिखेगा ये, आर एमिटेड पर सेकेंड बाय ए 100 वॉट लैंप। सबसे पहली बात, पावर क्या है, 100 वॉट, 5% एनर्जी एमिट हो रही है, ठीक है, मतलब 5% इसका, तो निकाल लेते हैं। 5/100 इंटू 100 मतलब वो भाई साहब 5 वोट जा रहा है, ठीक है, पावर आ गई हमारे पास, नेट पावर, ठीक है। एंड क्या कह रहा है, वेवलेंथ हमें क्वेश्चन में दे रखी है, ये मैं बताना भूल गया, क्वेश्चन में लैम्डा दे रखा है 5.6 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, यूनिट का पंगा है, देखना। अब 100 वोल्ट है, 5% एनर्जी जा रही है, लैम्डा ये है, वही हमें नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड पर सेकंड निकालना है, n/t निकालना है। ये क्या होता है, अब तो फॉर्मूला याद हो चुका होगा, P λ/hc। अब देखो भाई, पावर तो है 5 वोट, क्योंकि हम 5% एनर्जी ही दे रहे हैं, तो टोटल एनर्जी कितनी थी 100, तो उसका 5% क्या हो गया 5 वोट, 5 इंटू लैम्डा। अब यहाँ पंगे करेंगे बच्चे, ऐसे लैम्डा का लैम्डा उतार देंगे, इसे सेंटीमीटर से मीटर में नहीं करेंगे, हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5.6 इंटू 10⁻⁻5 एंड मीटर के लिए मैं 100 से डिवाइड कर दूँ तो मतलब 10⁻⁻2 लिख दूँ, अपॉन h की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 एंड c की वैल्यू बच्चों को भी पता है 3 इंटू 10⁸8। आप इस ड्रामे को सोल्व करोगे तो आपका आएगा 1.4 इंटू 10⁻19। ये हमारा ऑप्शन में दिख रहा है, मार दीजिए टिक। एम्स का क्वेश्चन हो गया। अब भाई साहब एक कंसेप्ट सीखते हैं हम, डी ब्रोगली। आपने केमिस्ट्री में इसका नाम सुना होगा, इसने आपको बहुत तंग किया होगा 11th क्लास में। डी ब्रोगली बच्चे को तंग करता है ये कंसेप्ट। तो इसका क्या काम आ गया हमारे केमिस्ट्री में, तो कहानी कुछ ऐसी थी कि जो हमारा डी ब्रोगली भाई साहब थे ना, ये जब ये इन्होंने अपनी थ्योरी लाई थी, तब हमारे यंग भाई साहब जो हमने वेव ऑप्टिक्स में पढ़ा है, इनकी वाईडी ऐसी चल रही थी। तो आइंस्टाइन और इसके बीच में, इनके बीच के कंसेप्ट्स में ना वो हो गया, मतलब आइंस्टाइन कुछ कहता था, ये मानने को तैयार नहीं था। तो ड्यूअल इसने क्या किया, वाईडी ऐसे एक्सपेरिमेंट चल ही रहा था यंग का, तो इसने लाइट की जगह बताऊँ क्या किया, इस वाईडी ऐसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन एमिट कराए। भाई साहब इसने क्या देखा, वही डार्क स्पॉट, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज बने जा रहे हैं। मतलब इसने इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर नहीं देखा, इसने इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर देख लिया। ये बस आपको इतनी थ्योरी बता रहे, ये काम की नहीं है, फिर भी सुन लो। तो इलेक्ट्रॉन जब इसने वाईडीएससी एक्सपेरिमेंट से पास कराए, वही इसे वही दिखा कि वेव नेचर वाली प्रॉपर्टीज दिख रही है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रही है लाइट्स के बीच में, तभी तो ऐसा होता है। डार्क ब्राइट पूरा वेव ऑप्टिक्स इसी पर ही तो है, मतलब कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो रही है। तो इसने कंक्लूड किया हमारा इलेक्ट्रॉन है ये डुअल नेचर का है, ये पार्टिकल नेचर का भी है जो आइंस्टाइन ने बताया था, ये वेव नेचर का भी है, ये इसने खुद निकाला। मतलब इस इलेक्ट्रॉन के डुअल नेचर होने की वजह से इसने थोड़े टाइम बाद कह दिया दुनिया में हर चीज डुअल नेचर की है, हर चीज पार्टिकल नेचर वेव नेचर दोनों शो करती है, हर चीज डुअल नेचर की है। मतलब मान लो कि मैं एक बॉल लूँ, स्टेशनरी बॉल है, कोई भी बॉल है, टेनिस बॉल, ये बॉल, मैंने उसको फेंका तो ये लीनियरली अपने पोजीशन चेंज करेगी, बट मैं क्या करूं, मैं इसके बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे चला जाऊं तो मुझे बताओ क्या दिखेगा, ये ऐसे 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 जा रही है। मतलब ये बिल्कुल ऐसे नहीं जा रही सीधी, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको ऐसे दिखेगी, ऐसे ऐसे जा रही है। बट इस वेव का एम्पलीट्यूड और जो भी फ्रीक्वेंसी वगैरह ड्रामा शरामा है इतना छोटा होता है कि ये दिखता ही नहीं है, इसलिए हम कहते हैं ना ये तो पार्टिकल नेचर है, हमें कुछ दिख नहीं रहा। बट माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉनिक लेवल पर ये वेव नेचर शो करता है दुनिया का हर मैटर, इसलिए तो इस चैप्टर का नाम है डुअल नेचर, मतलब हर चीज का एक डुअल नेचर है।
ये आगे आप बहुत आगे पढ़ोगे क्वांटम मैकेनिक्स में, पूरी इसी की भरी है। हमें तो बस अपनी क्लास जितना पढ़ना है तो पढ़ देते हैं। तो क्या होता है, लिखो थोड़ा सा, मैं बताता हूँ। ये लिखवाया था, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉन हैविंग डुअल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। पार्टिकल नेचर तो होता ही है इलेक्ट्रॉन के पास, बट भाई साहब ने YDSE किया इलेक्ट्रॉन के साथ, तो इसने निकाल लिया वेव नेचर भी है। क्या वेव नेचर भी है, बिकॉज डार्क ब्राइट क्यों फॉर्म हो रही है, मतलब इंटरफेरेंस हो रही है। किसके बीच होती है इंटरफेरेंस, वेव्स के बीच में होती है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, द कंसेप्ट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ये एक्सपेरिमेंट से आया कि इसने निकाला जो वेवलेंथ है ना उस वेव की, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, मोमेंटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम ऑफ एनी मैटर और वेव। इलेक्ट्रॉन नहीं, बाद में इसने कह दिया एनी मैटर, ये हर केस में हर मैटर के साथ यही है इसका। तो इसने लिखा लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1 मोमेंटम। कांस्टेंट इसने यूज किया प्लैंक्स कांस्टेंट। तो इसने क्या निकाला, लैम्डा बराबर h/p। यहाँ से हमारा एक ग्राफ आया, लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p, मतलब लैम्डा p बराबर समथिंग कांस्टेंट, मींस इट इज द ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। आगे इसका क्वेश्चन आएगा नीट में, देखना डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा नीट वालों ने अभी पीछे के लेटेस्ट सालों में। p बराबर, अब देखो, अब तो वेव नेचर भी है इसका, पार्टिकल भी है। पार्टिकल में क्या होगा, वेव में तो क्या होगा, स्पीड किसके बराबर हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी वेलोसिटी, और पार्टिकल में तो v रहेगी। मतलब वेव नेचर में हम क्या कहेंगे, लैम्डा बराबर h/p है। p को मैं लिख सकता हूँ mc, मोमेंटम क्या होगा यहाँ का, p बराबर m इंटू वेलोसिटी, v क्या है c, तो p बराबर mc, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ लैम्डा बराबर h/mc। ये किसके लिए आया, वेव नेचर के लिए, किसके लिए, वेव। पार्टिकल में स्पीड बराबर v होगी एंड m तो m ही है, तो इसका लैम्डा क्या आएगा, h/p, एंड p क्या है, p है हमारा mv। पार्टिकल नेचर में स्पीड ऑफ वेलोसिटी यही रहेगी, स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी ना होगी, तो लैम्डा क्या आएगा, h/mv। बस ये ध्यान रखनी है बात। ओहो लाइट चलेगी, बंद करते हैं, एक सेकंड, हमारे पास है लाइट की कमी नहीं है, और लो से भी ब्राइट आ गई। बस चलो आगे और बताता हूँ। अब आपको ऐसी कुछ जरूरी बातें बताऊंगा जिनको आपने याद रख लिया, आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी चैप्टर में। आधे बच्चे जोड़ घटाव करते रह जाएंगे, आप झटपट बना लोगे। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सुन लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखो भाई साहब, आपको पता है के बराबर p²/2m, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का लेना देना ये आराम से डिराइव हो जाता है। ये रिलेशन लगभग सारे बच्चों को पता रहता है। तो यहाँ से p क्या आ गया हमारे पास, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। ओके, नो भाई साहब हमें पता है लैम्डा बराबर h/p। p को हम यहाँ लिख सकते हैं, तो h/√2m काइनेटिक एनर्जी आ गया एक फॉर्मूला, याद रखो। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, के बराबर qv0, कहाँ से पढ़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर 2। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर वोल्टेज इंटू चार्ज, तो काइनेटिक एनर्जी की आप ये जगह टिका सकते हो। तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ गया, h/√h2m/qv0। ठीक है जी, लैम्डा का एक और फॉर्मूला। एक केटीजी में आपने पढ़ा होगा भाई साहब, केटीजी में पढ़ा होगा, जिसमें टेम्परेचर हीट का लेना देना होता है। 11वीं में हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में कि काइनेटिक एनर्जी बराबर 3/2 kT। केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, गैसीय स्टेट में। केटीजी में भी पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो काइनेटिक एनर्जी अगर हमें कह दिया टेम्परेचर के साथ क्या लेना देना, जिसे हम कहते हैं थर्मल, क्या कहते हैं हम, थर्मल न्यूट्रॉन। ऐसे सवाल आएंगे आगे न्यूक्लियर फिजिक्स में। तो आप काइनेटिक एनर्जी यहाँ पुट करो तो आपका लैम्डा का एक और बढ़िया सा फॉर्मूला आया। इसके ऊपर भी डायरेक्ट क्वेश्चन है नीट का, डायरेक्ट इसी फॉर्मूले के ऊपर जो अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। h/√2m क्या है, इंटू 3/2 kT, 2 से 2 गए हो, तो लैम्डा क्या आया हो, h/√3m kT। हो गया भाई, हो गया, लैम्डा का एक और फॉर्मूला आ गया। बस इतने फॉर्म याद रखो, यहाँ से याद रखो, लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/√T। टेम्परेचर बढ़ो लैम्डा घटो, लैम्डा बढ़ो टेम्परेचर घटो, याद रखना। ग्राफ पूछ सकते हैं, वैसे भी पूछ सकते हैं कि टेम्परेचर 4 टाइम्स बढ़ा है तो ये कितना घटा, 4 टाइम्स बढ़ाया मतलब ये 2 टाइम्स बढ़ा, तो ये 2 टाइम्स घटा, ऐसे एज सच। सब इम्पोर्टेंट डाटा, ये डाटा रटा
तो आपको नहीं करने पड़ेंगे जोड़ घटाव। ये डाटा नहीं रटा तो खेलते रह जाना कैलकुलेशंस में। मैं लिखने जा रहा हूँ, लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट ऑफ वोल्टेज V पोटेंशियल। अगला याद रखना है, इसका कैलकुलेशन से है ये, लैम्डा ऑफ प्रोटॉन क्या है 0.286 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट V। अभी यूज करना मैं बताऊंगा कैसे, ये तो डायरेक्ट सवाल है देखना। थर्ड, लैम्डा अल्फा पार्टिकल बराबर 0.101 एंगस्ट्रॉम बाई रूट V। फोर्थ, लैम्डा ड्यूट्रॉन भी कुछ होता है, आगे पढ़ेंगे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में, ड्यूट्रॉन नाम की भी कोई चीज होती है, बराबर 0.202 एंगस्ट्रॉम बाई रूट V। रूट V तो आएगा ही आएगा, याद रखना। एक मैं बताने जा रहा हूँ फिफ्थ, लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन। अभी हमने जो हीट वाली बात करी, थर्मल न्यूट्रॉन। ओ लाइट आ गई, लाइट की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। 30.835 एंगस्ट्रॉम बाई रूट T। बस ये आपको 5 फॉर्मूले की वैल्यूज, वैसे भी बायो वाले बच्चे रटने में है, मैथ वालों को थोड़ी दिक्कत होगी बट वो भी रट लेंगे, बिकॉज होल सिलेबस में वैसे ही इतने फॉर्मूले हैं, ये भी रट लेंगे तो कुछ घास नहीं चलेगी। आओ नेक्स्ट क्वेश्चंस की लाइन लगाते हैं, क्वेश्चंस की लाइन। पहला है हमारा नीट 23 का क्वेश्चन, लेटेस्ट मणिपुर का। आओ पढ़ते हैं क्या है। The de Broglie wavelength is the associated with electron accelerated by potential difference of 81 volt। क्या है, किसका पूछा है, इलेक्ट्रॉन का पूछा है। अब आप ये फॉर्मूला मत लगाना मेरी तरह, डायरेक्ट लैम्डा इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया क्या होता है, 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन रूट V। रूट V क्या है 81, तो रूट 81 9। अब भाई साहब यहाँ पे ऑप्शन नैनोमीटर में दे रखे हैं, तो एंगस्ट्रॉम को कृपया पहले मीटर में चेंज कीजिए फिर उसे नैनोमीटर में बदलिए। तो 12.27 एंगस्ट्रॉम को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर -10 से, तो ये मर जाएगा मीटर में। 10 9 इंटू नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -9 से डिवाइड कर दीजिए। सोल्व करेंगे तो आएगा, इसे सोल्व करोगे तो आएगा 1.36 अप्रॉक्स इंटू 10 रेज़ टू पावर -1। आंसर क्या होगा 0.136 नैनोमीटर। देखो ये याद था तो आराम से हो गया। अगर आप इसकी वैल्यू पुट करते इसकी तो बच जाती बैंड, तो 2 मिनट का सवाल हो जाता 5 मिनट का। नीट में तो वैसे भी टाइम बचाना होता है। अब नीट 23 ओरिजिनल 7 मई वाला क्वेश्चन वो करते हैं, नीट 23 का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिल्कुल नकली, ये एक्सरे का आ गया गलती से, चलो कर देते हैं। तो मिनिमम लैम्डा, क्वेश्चन पढ़ते द मिनिमम लैम्डा ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस V इज एज 1/V0 1/√V0 V0 स्क्वायर √V0। बच्चे को पता है लैम्डा C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। कैसे, बिकॉज लैम्डा C का फॉर्मूला होता है HC/EV0। डायरेक्ट ये लो आंसर हो गया। ये तो 2 सेकंड का सवाल था। देखो फॉर्मूले पे सवाल पूछा है नीट वालों ने, क्या हाल हो गया। आओ नीट 17 का क्वेश्चन करें। देखो वही, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए न्यूट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अभी बताया था। लैम्डा ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन, वही हो गया बात, फॉर्मूला वही है, H अपॉन क्या था फॉर्मूला, √3m/kT। बस लो यही ऑप्शन में था, मार देना, टिक हो गया आंसर। अब देखो वही ग्राफ का क्वेश्चन भाई साहब, हाइपरबोला, यही ग्राफ पूछा इन दोनों के बीच में। देखो क्या क्वेश्चन है, ये भी कौन सा, नीट 2022 का क्वेश्चन। अब 2 क्वेश्चन रह गया, फटाफट, 2 भी नहीं, 1 क्वेश्चन रह गया। एक क्वेश्चन कल क्लास में होगा, अभी नहीं कराया। तो नीट 21 का क्वेश्चन, एन EM वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा is incident on a photosensitive surface of negligible work function। चैप्टर मिक्स करा है, फिर भी इजी है, चिल रहो। If m is the mass of photoelectron from the surface have de Broglie wavelength क्या, ये ऑप्शन ऐसे कुछ है, लैम्डा बराबर 2h/mc लैम्डा डी स्क्वायर। लैम्डा डी मतलब यहाँ पे लैम्डा डी क्या है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। ओके, आओ इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में मतलब समझ लेते हैं। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेवलेंथ उसकी लैम्डा है, इंसिडेंट ऑन ए फोटोसिंथेसिस मतलब किसी मेटल सरफेस पे उसे इंसिडेंस कराया, जिसका वर्क फंक्शन नेग्लिजिबल दे रखा है। मतलब नेग्लिजिबल मतलब 0 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। नेग्लिजिबल मीन्स है ही नहीं, मतलब छोड़ो। इफ द मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन
इज m, मास ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है m, देन द सरफेस हैव डी ब्रोगली इन वेवलेंथ, क्या मतलब उसकी लैम्डा डी क्या होगा। तो आप क्वेश्चन को समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। एक मेटल शीट थी, यहाँ पे हमने लैम्डा नाम के एक फोटोन्स गिराए, फोटोन्स नहीं कोई ईएम वेव गिराई, ठीक है। और इस मेटल का वर्क फंक्शन लगभग 0 है, मतलब नेग्लिजिबल मीन्स मैं इसे 0 मान सकता हूँ। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी बराबर E माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू तो है 0 और E क्या होता है फोटोन का hc बाई लैम्डा बराबर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अब भाई साहब आपको लैम्डा का डी ब्रोगली वेवलेंथ का तो फॉर्मूला पता ही है, भूल गए क्या, सबसे फेमस फॉर्मूला केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। इसको उठा के यहाँ रख दीजिए, रखो, तो ये लैम्डा डी लिख लेते हैं वरना लैम्डा लैम्डा मिक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे रूट है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर करके रूट हटा दूं क्योंकि ऑप्शन में स्क्वायर्स में ही ऑप्शंस हैं। तो लैम्डा डी का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन, ये रूट हटेगा तो कोई स्क्वायर तो होगा नहीं, डायरेक्ट नंबर आ जाएगा 2m एंड काइनेटिक एनर्जी क्या थी hc एंड लैम्डा का ऊपर चला जाएगा, hc से इन दोनों के स्क्वायर कटे तो लैम्डा डी स्क्वायर बराबर hc अपॉन hc लैम्डा अपॉन 2m। तो इन्होंने ऑप्शन ऐसा दे रखा है लैम्डा बराबर 2mc अपॉन h लैम्डा डी स्क्वायर, मतलब आप यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल लो, वो ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 2m अपॉन hc इंटू लैम्डा डी का स्क्वायर बराबर लैम्डा। लो जी ऑप्शन दिख रहा है, मैच कर दो मैच कर दो। नो नो ये ऑप्शन वैसे गलत लिख रहे हैं, यहाँ होगा, ऑप्शन से लिखने में कभी कभार गड़बड़ हो जाती है। आंसर हमारा ये है, ठीक है। ओहो यहाँ पे सी आएगा, सॉरी सॉरी मैं गलत ले गया, यहाँ पे 2 सेकेंड यहाँ देख लो, छोड़ो मैं यहाँ कंफ्यूज हो गया। लैम्डा डी स्क्वायर बराबर h, अच्छा ऊपर सिर्फ h था, मैं गलती से यहाँ पे c लिख दिया, तो मैं वापस समझा देता हूँ। लैम्डा डी क्या था h अपॉन अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, मैं यहाँ पे गलती से c लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्क्वायर करो तो लैम्डा डी स्क्वायर बराबर h स्क्वायर अपॉन 2m एंड काइनेटिक एनर्जी क्या थी hc बाई लैम्डा, hc बाई एंड लैम्डा चला जाएगा ऊपर, h से h कटा तो हमसे यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आई लैम्डा डी स्क्वायर इंटू 2mc और h का चला जाएगा डिवाइड होने, ये आ गई हमारी लैम्डा की वैल्यू। लो भाई आंसर हो गया ये, ना 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 ये सी यहाँ पे था, ठीक है। बस ये कल का क्वेश्चन है, एक क्लास में होगा, देख लो, हो सके तो कर लेना। अच्छा क्वेश्चन है नीट 18 का, जिस साल नीट ने अपनी औकात दिखाई थी, बड़े से बड़ा होगी। अब तो इस बेचारे की औकात नहीं, 720 ले आते हैं। अगर ऐसा पेपर अब से बनने लग जाए तो सब औकात पे आ जाए। तो भाई साहब आज हमने जितना क्लास में हुआ था सारा कवर कर दिया। कोई क्वेश्चन समझना हो तो सीधा कमेंट मार देना, मैं वापस वीडियो बना दूंगा उस क्वेश्चन पर। बाय।